हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमला हुआ है। जी हां, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर, उनके घर पर हमला किया गया है। हमलावरों ने ओवैसी के आवास पर पत्थर फेंके हैं। अशोक रोड स्थित आवास पर यह हमला हुआ है। जी हाँ, तो आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ है। अशोक रोड स्थित आवास पर यह हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित घर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। ओवैसी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने रात में लौटने के बाद पाया कि शाम को उनके आवास पर पत्थर फेंके गए थे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, लगातार उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी मुस्लिम्स को साधा जाए, कैसे भी मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है। तो लगातार उनके बयान जो है वो सुर्खियों की वजह बनते रहते हैं और अभी 2-4 दिन से लगातार उनके बयान जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो चाहते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में जो मसला हुआ, राजस्थान से किडनैप किया गया, हरियाणा में जुनैद और मारा गया, जिंदा जलाया गया, उसको लेकर के कई सवाल असदुद्दीन ओवैसी लगातार उठा रहे हैं। और अब उसी से जोड़कर ये पूरा मामला जो है वो देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ हमलावर ऐसे थे जो ओवैसी के आवास तक पहुंचते हैं, ओवैसी के घर तक पहुंचते हैं और वहां जाकर के हमला करते हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवाजी जयंती पर जेएनयू में विवाद छिड़ गया है। वामपंथी छात्रों ने शिवाजी महाराज की तस्वीर फेंकी और तस्वीर फेंकने का एबीवीपी ने जमकर विरोध किया है। एबीवीपी ने वामपंथी छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवाजी जयंती पर जेएनयू में नया विवाद छिड़ गया। वामपंथी छात्रों ने शिवाजी महाराज की तस्वीर फेंक दी। बिल्कुल, तो वामपंथी छात्र हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज की तस्वीर फेंकी है। तस्वीर फेंकने के बाद एबीवीपी ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि वामपंथी छात्रों ने शिवाजी महाराज की न सिर्फ तस्वीर फेंकी, बल्कि जो फूल माला चढ़ाई गई थी उसको भी एक कोने में फेंक दिया गया। तस्वीर फेंकने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी ने वामपंथी छात्रों पर आरोप लगाए हैं कि ये काम उनका है और उन लोगों ने न सिर्फ तस्वीर फेंकी, बल्कि जो उस पर माला चढ़ी हुई थी वो भी सब फेंकी। देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए कि ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई थी, इस तरीके से उसके ऊपर माला जो थी वो चढ़ाई गई थी। लेकिन बाद में दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि ये तस्वीर एक कोने में फेंकी हुई नजर आ रही है। फूल माला जो इस पर चढ़ी हुई थी वो भी नीचे गिरी हुई नजर आ रही है। तो शिवाजी जयंती पर जेएनयू में एक नया विवाद जो है वो छिड़ गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब जेएनयू से कोई विवाद की खबर आई हो। जेएनयू लगातार विवाद के चलते हमेशा चर्चा में रहता है। रवीश जी हाँ, बिल्कुल, जेएनयू लगातार विवादों में रहा है। पिछले कुछ दिनों की भी बात की जाए, जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी वहां पर जमकर विवाद हुआ था और दो छात्र गुट जो थे वो आपस में भिड़ गए थे, पथराव हुआ था। उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी, पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर तस्वीर वहां पे लगाई गई थी, उसमें फूलमाला भी चढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में वो तस्वीर फेंक दी गई। अब एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उन सब का ये कहना है कि ये वामपंथी जो छात्र संगठन है उनकी हरकत है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम की, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति जो है वो लगातार गरमाई हुई है। शिवसेना पर कब्जे की जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, क्योंकि शिवसेना किसकी, अब कोर्ट ने ये तय कर दिया कि शिवसेना किसकी, लेकिन ये जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना पर किसका कब्जा है, ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईसीआई के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में अब उद्धव गुट जो है वो नजर आ रहा है। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट के हक में यह फैसला सुनाया था और कहा था कि चुनाव चिन्ह जो कि धनुष बाण का चुनाव चिन्ह है, जो शिवसेना का पारंपरिक चुनाव चिन्ह है, वो एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उनके गुट के पास रहेगा। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में कई जो बयानबाजी वो भी सामने आई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसको चुनौती देंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला है उसको चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे। और साथ ही साथ शरद पवार ने निदा एक सलाह भी दी है कि आप छोड़ दीजिए इस विवाद को, क्योंकि जो संख्या बल है वो शायद एकनाथ शिंदे के साथ है और ऐसे में पार्टी जो उनकी जो रणनीति है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करा जाना चाहिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं, संजय राउत भी इससे पहले कह चुके थे। रवीश, हमने देखा संजय राउत जब पहले दिन कोर्ट का फैसला आया तो संजय राउत ये कहते नजर आए कि कोई बात नहीं, अब हम नए चुनाव चिन्ह के साथ, हम नई पार्टी के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही फैसला करेगी, क्योंकि जनता का हमें पूरा समर्थन है। लेकिन अब जो उद्धव गुट है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बढ़ते आगे, बात नागालैंड की करते हैं। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नागालैंड दौरा हम आपको बता रहे हैं। रोड शो कर वोटरों को साधेंगे अमित शाह और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे।
तो नागालैंड में दरअसल 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार और विकास की कमी है मुद्दा। तो जो भी पार्टियां जा रही है वो भ्रष्टाचार को और साथ ही साथ विकास कैसे कैसे हुआ है, विकास में क्या कमी है, उसको लेकर के अहम मुद्दे पर फोकस कर रही है। तो कार्यकर्ताओं से मिलकर आज अमित शाह जो है उनका मनोबल बढ़ाएंगे। तो 27 फरवरी वो तारीख जब नागालैंड में वोटिंग होगी, लिहाजा चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियों ने अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंक रखी है। और इसी कड़ी में अमित शाह जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड के दौरे पर है। नागालैंड के दौरे के दौरान आपको बता दें कि वो विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे बल्कि वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहां के लीडर से मुलाकात करेंगे। उनमें एक नई जान फूंकने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जाएगी। जी हाँ, रोड शो करेंगे अमित शाह। और एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर नॉर्थ में उनकी सीटें कम होती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो नॉर्थ ईस्ट की वो बेल्ट है, साउथ वो एरिया हो सकता है जहां से उनको रिकवर करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल पूरा जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट पर नजर आता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था त्रिपुरा में जब चुनाव हो रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अमित शाह वहां गए थे, उन्होंने रैलियां की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे लास्ट दिन भी प्रचार करने गए थे, योगी आदित्यनाथ भी वहां गए थे। तमाम स्टार प्रचारकों की जो फौज थी वो झोंक दी थी बीजेपी ने। बिल्कुल, तो अमित शाह का जिक्र हो रहा है। अगली खबर भी अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बताने की कॉमन सिविल कोड पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार, ये कहना है अमित शाह का। कोल्हापुर में दरअसल वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और कोल्हापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है। जी हाँ, तो अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि कॉमन सिविल कोड जो है उसकी तरफ जो है सरकार बढ़ रही है, लगातार कदम बढ़ा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। उडुपी और बेलूर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि चिकमगलुरु में भी एक बाइक रैली होने जा रही है, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ चुनावी तैयारी को लेकर जेपी नड्डा का ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। इन कार्यक्रम में नड्डा जो है वो भाग लेंगे। आपको बता दें कि उडुपी में जिला बूथ समिति सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ उडुपी में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुपारी उत्पादक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के घर भी जाएंगे। श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। शाम करीब 7:45 पर शारदा देवी मंदिर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि के घर भी जाएंगे। मेगा बाइक रैली के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। तो निदा साफ तौर पर फोकस है कि अगर अमित शाह नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं, क्योंकि नागालैंड में चुनाव होना है, तो कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहां जेपी नड्डा हैं। तो जेपी नड्डा एक जगह रहते हैं, अमित शाह दूसरी जगह रहते हैं। इलेक्शन मोड में ऐसा लगता है बीजेपी अभी से आ गई है, क्योंकि 400 से भी कम दिन रह गए लोकसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी जो है वो पूरे 365 दिन चुनाव लड़ती है। देखिए उस तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की, और कुछ ग्राफिक्स भी हमने तैयार कर रखी हैं, आइए उनके जरिए भी समझा दें। दरअसल उडुपी में जिला बूथ समिति सम्मेलन में आज जो है वो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो क्या क्या खास कार्यक्रम है वो इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ एक सार्वजनिक रैली है, उसको भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सुपारी उत्पादक सम्मेलन होगा, उसको भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के घर भी जाएंगे जेपी नड्डा। वहां उनका भोजन का जो है वो कार्यक्रम रहेगा। श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का वहां पे उनका प्रोग्राम है। और एक ठोस रणनीति कर्नाटक में बनाई जाए, साउथ को कैसे साधा जाए, इसमें बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जो है सीटी रवि, उनके घर जाएंगे जेपी नड्डा। तो ये तमाम हमने कार्यक्रम आपको बताया जेपी नड्डा का, क्या कुछ कार्यक्रम उनका कर्नाटक में रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोयलीबेड़ा प्रखंड में नक्सलियों का तांडव जो है वो देखा जा रहा है और नक्सलियों ने तांडव आज मचाया है वहां पर जमकर। और इस दौरान नक्सलियों ने, अब बता दें आपको कि एक वाहन और 2 मशीनों में आग लगा दी है। सड़क निर्माण में
इस्तेमाल ये वाहन हो रहे थे और ये मशीन सड़क निर्माण का काम जो था वो यहाँ पर चल रहा था और उसी बीच अचानक से नक्सली आते हैं, तांडव मचाते हैं। तो सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहे वाहन और मशीन पर इस बार निशाना साधा है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से ये बड़ी खबर। जी हाँ, और बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों के साथ किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि जंगलों में छिपे होते हैं, अचानक से आते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। और देश ने कई अपने सीआरपीएफ के जवानों को वहां पे शहीद हुए हैं, उनकी जान गई है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहा था वाहन और मशीन, वहां पर आकर उन्होंने उसको जो है वो साबोटेज करने की जो है कोशिश की है, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है। तो ये कोयलीबेड़ा प्रखंड में नक्सलियों का तांडव जो है वो वहां पे देखने को मिला है। लगातार छत्तीसगढ़ में काफी एरिया है जो नक्सली प्रभावित है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 25 जवान बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग से सीआरपीएफ के जवान बीमार हो गए हैं। 18 जवानों को डिस्चार्ज फिलहाल किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पे कि 25 जवान जो हैं सीआरपीएफ के वो बीमार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार। तो फिलहाल दंतेवाड़ा में जिस तरीके से 25 जवान अचानक से बीमार हुए, चिंता का विषय है। लेकिन वजह इसके पीछे फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये जवान जो है बीमार हुए हैं। लेकिन हालांकि राहत की बात यह है कि 18 जवान ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन बाकी जवान जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 25 जवान ऐसे थे जो अचानक से बीमार पड़ गए। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, उसकी वजह से हमारे ये सीआरपीएफ के जवान जो है वो बीमार हुए हैं। लेकिन 18 जवान ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे वहां पर, और उसके बाद अच्छी खबर यह कि 18 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और दंतेवाड़ा भी एक नक्सली प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 17th आफ्टरनून में हमारे पास जो है सीआरपीएफ ने दिल्ली से इंफॉर्मेशन आया है कि हमारे कुछ जवान जो है जिनकी वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त की जो है प्रॉब्लम होने लगी, कुछ घबराहट होने लगा। तो उनसे फिर उनको जानकारी दिया कि आप सारे लोगों को हॉस्पिटल लेकर के आइए, जिससे भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो लगभग जो है 25 लोग हमारे पास आए और उसमें छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थे, जो वॉमिटिंग का कुछ 2-4 बार 6 बार कुछ ज़्यादा घबराए हुए थे ऐसा जो है। लेकिन इस तरह का कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं थी। लगभग जो है 18 लोगों ने तुरंत जो है सेकंड डे डिस्चार्ज हो गए। 2-4-5 लोग अभी हैं जिनकी फूड पॉइजनिंग का लेवल पे नहीं बोल सकते हैं, उनकी पर्सनल है, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, वो 1 साल पहले से नॉन केस है, वो हाइपरटेंसिव लोग हैं, किसी का प्लेटलेट कम है। उस नजरिया से हमारे पास पेशेंट अभी हैं। लेकिन जो कहिए कि फूड पॉइजनिंग में थे वो 18 लोग के लेवल पे थे, उन्होंने 24 आवर्स में हमने ऑब्जर्वेशन में रख करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है। इस सरकार ने वोट के लिए देश को हाशिए पर रख दिया है। बिल्कुल, और वो यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया। पीडीपी चीफ ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र बनाना नहीं चाहती है, बीजेपी खुद ही राष्ट्र बनना चाहती है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। तो साथ ही साथ आपको बताने की और भी कई बातें बोली महबूबा मुफ्ती ने, सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधा, कई बातें उन्होंने कही, केंद्र सरकार पर जमकर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है राष्ट्र बनाना नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी जो है वो अपना राष्ट्र बनाना चाहती है, बीजेपी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। और भी कई बातों के जरिए महबूबा मुफ्ती जो थी वो काफी हमलावर नजर आई, कई आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हुई नजर आई। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ, उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए। अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे। तो इन्होंने क्या किया? रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली?
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की, क्योंकि यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। संयुक्त सत्र को राज्यपाल जो है वो संबोधित करेंगी। आनंदीबेन कानपुर अग्निकांड को लेकर के भी सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी कर रहा है। तो यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ तो संयुक्त सत्रों को राज्यपाल आनंदीबेन जो है वो संबोधित करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयार है कानपुर अग्निकांड को लेकर सरकार को घेरने के लिए। जी हाँ, विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा बजट और 22 फरवरी को सरकार ये बजट पेश करेगी। 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सदन में गूंजेंगे ये मुद्दे। कानपुर देहात का मामला सदन में प्रमुखता से उठेगा। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की मांग है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठे हैं कि निवेश कितने प्रतिशत वादा जो किया गया है धरातल पर कितना लागू हुआ है, क्योंकि नेता कई बार देखते हैं इन्वेस्टर समिट में इतने ज्यादा वादे हो जाते हैं, इतने एमओयू साइन होते हैं, लेकिन जब बाद में देखा जाता है तो वो कभी भी धरातल पर नहीं आते। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाने का मुद्दा विपक्ष उठाएगा, और गन्ना एक ऐसी फसल है, एक ऐसी कह सकते हैं जो हमेशा से विवाद में रहती है, क्योंकि उसके दाम किसानों को सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो इसको लेकर भी सदन में जो है वो विपक्ष जो है वो मांग रख सकता है कि गन्ने के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए। तो यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। तो संयुक्त सत्र को एक तरफ आनंदीबेन जो है वो संबोधित करेंगे, लेकिन वहीं आपको हम बता दें कि जो विपक्ष है पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। कानपुर देहात का मसला एक ऐसा मामला हो चुका है जो सदन में प्रमुखता के साथ विपक्ष उठाने की तैयारी में है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की मांग जो है विपक्ष कर सकता है। ऐसे में हंगामेदार सत्र के होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी कई सवाल है विपक्ष के मन में जो आज दागे जाएंगे। बिल्कुल, जितने निवेश की बात की गई है, क्या धरातल पर वो निवेश उतर पाया है? पहले भी जो एमओयू साइन हुए और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, राष्ट्रपति ने भी शिरकत की थी, योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद थे और तमाम बड़े उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन किए गए थे। धरातल पर कब उतरेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये तो है ही नॉर्मल मुद्दे, लेकिन बड़ी बातें वहां पे उठ सकती हैं सदन में। फिलहाल विधानमंडल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बिल्कुल, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आपको हमने बताया कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा और संसद में इनकी गूंज सुनाई देगी। जी हां, अब बात करते हैं केरल की। केरल में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। कोषिकोड में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम करेंगे। उद्घाटन पार्टी के विरोध कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। कोषिकोड में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन हुआ। तो राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत कुमार गौतम जो आज उद्घाटन करने वाले हैं इस बैठक का। बता दें आपको कि पार्टी के विरोध कार्यक्रम को अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। तो केरल में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक में कई लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कोषिकोड में राज्य कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन होने जा रहा है और ये जो उद्घाटन होगा इसे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बजट सत्र के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है केरल की सरकार का। सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे थे। लंबा मार्च उन्होंने निकाला था, रैलियां उन्होंने निकाली थी। बजट को लेकर जो उपकर लगाया गया है बेसिकली वो सबसे बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए थे। लेकिन आज राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जाएगी और पार्टी के विरोध कार्यक्रम जो चल रहे हैं वहां पर उसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा कि अब किस तरीके से सरकार को घेरना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की। आपको बता दें कि मोहन भागवत का सीतापुर दौरा है। आज संघ प्रमुख यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं इस दौरान। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मोहन भागवत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने का उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी मोहन भागवत करते हुए नजर आएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज सीतापुर का दौरा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सीतापुर में पहुंचे, निजी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है, वहां पे शामिल होंगे। हालांकि जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हुए नजर आएंगे मोहन भागवत। लेकिन जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मिलकर उनमें जोश भरेंगे, उनको संबोधित करेंगे, तो फिर रवीश की निजी कार्यक्रम कहां रह जाता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का सीतापुर आज दौरा है। जी हाँ, सीतापुर का दौरा है, वो निजी कार्यक्रम में जरूर आएंगे, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ छोड़ने वाले पीछे, वो जरूर वहां पे मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और जब आप इतनी बड़ी कह सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे में होते, इतना बड़ा पद आपके पास होता है कि आप सरसंघ चालक हैं, तो
जैसे कि दुनिया भर में शाखाएं हैं, भारत के कोने कोने में शाखाएं हैं आरएसएस की, तो आरएसएस के कार्यकर्ता जरूर वहां पे मोहन भागवत से मिलेंगे और मोहन भागवत भी उनके अंदर जोश भरने की कोशिश करेंगे, उनको गुरु मंत्र जरूर देंगे। बिल्कुल, तो सीतापुर पर जब दौरे के दौरान रहेंगे तो उस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज सीतापुर दौरे पर रहेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मिलेंगे बल्कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे। अब देखना होगा कि हालांकि इसे निजी कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन निजी कार्यक्रम के दौरान कैसे कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम रहेगा, कैसे वो संबोधित करेंगे, कैसे उनके अंदर जोश भरेंगे, वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा उनके सीतापुर पहुंचने का। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।